Hello student, myself Shanawaz Rathore. I am from Nahar Convent School. Today we study about electric charge and electric field. In this chapter we will discuss about the Gauss theorem and Coulomb inverse square law. Our question is derive the Coulomb inverse square law with the help of Gauss theorem. आइए देखते हैं हम कुलॉम इन्वर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गॉस थ्योरम क्या है, उसके बेसिस पे हम कुलॉम इन्वर्स स्क्वायर लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं। कुलॉम का नियम हमको सिद्ध करना है गॉस के नियम की सहायता से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले गॉस का नियम क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of total charge present inside it। ये थ्योरम बोलती है कि किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो कोई क्लोज सरफेस उससे कितना फ्लक्स पास होगा ये बताता है कि टोटल चार्ज जितना प्रेजेंट होगा उस सरफेस के अंदर उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स से आप मल्टीप्लाई कर दे, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पास टोटल चार्ज जितना वहाँ से पास हो रहा है वो आपको पता हो जाएगा। ये थ्योरम यही बोलती है कि टोटल चार्ज जो फ्लक्स पास होगा, टोटल जो फ्लक्स पास होगा क्लोज सरफेस से वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। मतलब कि जितना चार्ज प्रेजेंट है, टोटल चार्ज प्रेजेंट है क्लोज सरफेस में, उसका आप 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि टोटल कितना वहाँ से फ्लक्स पास होगा। इसी को अपन हिंदी में देखें तो वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो जितना भी उस पृष्ठ में जितना आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन गुना, मतलब कि कुल आवेश का गुणा किससे करना है आपको, 1/एप्सिलॉन से गुणा करना है। तो आपको मालूम हो जाएगा यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा। तो आइए देखते हैं हम कि ऐसे क्वेश्चंस इस थ्योरम की हेल्प से हम किस तरह से कुलॉम इन्वर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव कर सकते हैं। लेट पॉजिटिव Q charge is placed at a point O and a point P is lies as a distance r from the point O. Imagine the spheres of radius r and center O. आपको एक इमेजिन करना है, स्फीयर है उसका सेंटर O है, रेडियस उसका r है, उसके सेंटर O पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है। Thus the point P lies on the surface of the sphere. Now the surface of the sphere will have a Gaussian surface. Therefore, the intensity of electric field on this surface at all the points will be equal in magnitude and will be directed radially outward। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो सरफेस है उसका रेडियस कितना है, r है, और उसके किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट P है, वहाँ पे एक स्मॉल सरफेस आप ले लें, उसको कंसीडर कर ले। ये पूरा सरफेस जो होगा वो गॉसियन सरफेस कहलाएगा और इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, तो मैग्नीट्यूड भी होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। अभी हम इसको पूरे को डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं कि कैसे ये जो बोला है इसने वो सारी चीज़ें इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पे देखिए पूरा एक क्वेश्चन सरफेस है, इसका रेडियस कितना है, r है स्फीयर का, और इसके सेंटर O पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। और ये पूरे जो स्फीयर है ये पूरा गॉसियन सरफेस है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हर पॉइंट पे सेम होगी इसकी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, इसलिए हम इसको रेडियली आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन बना सकते हैं। आप यहाँ पे पॉइंट P के ऊपर देखिए। इसके बाद यहाँ से अब हमको प्रूव करना है कुलॉम्स लॉ। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो कुलॉम्स लॉ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करना पड़ेगा स्फीयर से। स्फीयर का सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको हम फाइंड करेंगे। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस फाई इक्वल टू ES cos 0। यहाँ पे फाई जो फ्लक्स है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एस यहाँ पे एरिया ऑफ स्फीयर होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा, और cos 0 यहाँ पर एंगल है। आप देखें
कि यहाँ पे जो फ्लक्स कितना पास होगा, तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस जीरो। आप देखें आप वेयर एस इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, तो आप देखो कितना होता है 4πr²। तो हम इस 4πr² की वैल्यू को फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं, तो देखो आप कितना हो जाएगा। पहले तो cos जीरो को 1 कर देते हैं, फाई ई इक्वल टू ई एस हो जाएगा। अब हम एस का वैल्यू पुटअप करते हैं, तो फाई ई इक्वल टू 4πr² हो जाएगा। इसको इक्वेशन में फर्स्ट नाम आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ तक आ चुके हैं फाई ई इक्वल टू 4πr²। अब आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखिए गॉस थ्योरम बोलता है फाई ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों का RHS इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों के RHS से हमने RHS को इक्वल कर लिया। ई 4πr² इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए 4πr² को हम नीचे लेकर आ जाते हैं, तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r²। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर कंसीडर करना होगा कि क्यू नोट चार्ज प्लेस्ड है कहाँ पर, पॉइंट पी पर। तो यहाँ पर हम क्यू नोट चार्ज को इमेजिन कर लेते हैं कि चार्ज क्यू नोट वहाँ पर हमको इमेजिन करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि हमारे को कूलॉम्स लॉ प्रूव करना है, और कूलॉम्स लॉ को प्रूव करने के लिए दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। तो हमने चार्ज पहले एक ही कंसीडर किया था, तो हमको इस पॉइंट पी पर एक चार्ज और कंसीडर करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम कूलॉम्स लॉ को डिराइव कर सकेंगे। तो देखिए आप, तो यहाँ पे क्यू नोट चार्ज हमने रख दिया है, तो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, एफ इक्वल टू क्यू नोट ई। अब आपने क्या किया, क्यू नोट को क्यू नोट लिख दिया, ई का वैल्यू पूरा पुटअप कर दिया यहाँ पर। तो क्या हो चुका है यहाँ पे, क्यू नोट क्यू 4πε0r²। अब इसको कांस्टेंट को अलग कर देते हैं हम, एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नोट क्यू अपॉन r²। ये अपना कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बन चुका है। यही फॉर्मूला होता है कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ का। तो इस तरह से हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव किया है। ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।